Hey, what's up guys? Welcome to Talk and Heal. आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे गोस्टिंग रिजेक्शन से भी ज्यादा पेन देती है। मतलब ये जो गोस्टिंग है ना, अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर देना, बिना कुछ कहे सुने गायब हो जाना, आजकल कितना कॉमन हो गया है ये, स्पेशली ऑनलाइन डेटिंग और टेक्सटिंग के जमाने में। हाँ बिल्कुल। मैसेजेस सीन पर कोई रिप्लाई नहीं, डीएम्स ओपन ही नहीं किए, एकदम हवा में डिसॉल्व। थोड़ा अजीब सा लगता है ना। सोचो तो, सीधा सीधा कोई मना कर दे, वो टेक्निकली ज्यादा बुरा लगना चाहिए, एक क्लियर नो। लेकिन अक्सर ये जो घोस्टिंग की खामोशी है, ये ज्यादा चुभती है, अंदर तक हर्ट करती है। ऐसा क्यों है? राइट। चलो आज इसकी तह तक जाते हैं, इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है, लेकिन इसके पीछे ना सॉलिड रीजंस हैं। ये सिर्फ ओवर सेंसिटिविटी की बात नहीं है। अच्छा। इसमें हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीजें इन्वॉल्व है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये सन्नाटा, ये साइलेंस, रिजेक्शन के क्लियर ना से ज्यादा डैमेजिंग क्यों हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सोशल पेन के पीछे की साइंस की, न्यूरोबायोलॉजी की। क्या ये सच में फिजिकली हर्ट करता है? मतलब दिमाग में कुछ रिएक्शन होता है इसका? हाँ एब्सोल्युटली। ये सिर्फ मेटाफर नहीं है कि दिल टूट गया। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज यानी जो ब्रेन स्कैन्स होते हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है। ओके। जब हमें सोशल रिजेक्शन फील होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या गोस्टिंग के थ्रू, तो हमारे ब्रेन के वही एरियाज लाइट अप होते हैं जो फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द को प्रोसेस करते हैं। ओहो। खास करके दो एरियाज, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इसको समझ लो ब्रेन का इमोशनल पेन का अलार्म सिस्टम, और एंटीरियर इंसिला जो हमारे गट फीलिंग्स और बॉडीली सेंसेशन से जुड़ा है। बेसिकली हमारा ब्रेन सोशल एक्सक्लूजन को, समाज से अलग थलग किए जाने को एक तरह का सर्वाइवल थ्रेट मानता है। सही है। हमारे पूर्वजों के लिए ग्रुप से निकाल दिया जाना मौत के बराबर था, तो ये रिएक्शन हमारे अंदर बिल्ट इन है। वाओ। मतलब दिमाग लिटरली इसको एक खतरे की तरह देख रहा है, एक डेंजर सिग्नल। एग्जैक्टली। और गोस्टिंग इसका एक बहुत ही अजीब और लंबा चलने वाला वर्जन है, क्योंकि यहाँ कोई क्लियर रिजेक्शन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो दिमाग का वो अलार्म सिस्टम वो बंद ही नहीं होता। अच्छा। वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, एक लो लेवल स्ट्रेस स्टेट बनी रहती है। रिजेक्शन में कम से कम पता चलता है कि ठीक है, ये खतरा हुआ, अब इससे डील करना है। गोस्टिंग में दिमाग बस उस खतरे के सिग्नल को रिसीव करता रहता है, बिना किसी रेजोल्यूशन के। और ये जो पता ना होना है, द नॉट नोइंग कि हुआ क्या, ये इसको और बुरा बना देता है, वो अनसर्टेनिटी। प्रिसाइसली। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता हमारे दिमाग के लिए पॉइजन जैसी है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को एम्पलीफाई कर देती है, बढ़ा देती है। जब कोई हमें क्लियरली रिजेक्ट करता है, तो दिमाग उस सिचुएशन को समझ सकता है, उसे एक कैटेगरी में डाल सकता है, ओके दिस रिलेशनशिप एंडेड, और फिर उसे कोप करने के तरीके ढूंढना शुरू कर सकता है। हाँ। लेकिन गोस्टिंग कोई क्लैरिटी ही नहीं, दिमाग पागलों की तरह अलर्ट रहता है। हर नोटिफिकेशन पे ध्यान, हर ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, वो कॉन्स्टेंटली सिग्नल्स ढूंढता रहता है, उस एम्बिग्विटी को, उस धुंधलेपन को साफ करने की कोशिश करता रहता है। हाँ। ये अनसर्टेनिटी हमारे इमोशनल सेंटर, जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, उसको ओवर एक्टिवेट कर देती है। ओके। और साथ ही हमारे लॉजिकल कंट्रोल सेंटर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझ कर डिसीजन लेता है, उसको थोड़ा कमजोर कर देती है। इसका रिजल्ट बहुत इंटेंस इमोशंस आते हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो ओवरथिंकिंग तो रुकती ही नहीं। ये सीधा अगले पॉइंट पे ले आता है, एम्बिग्विटी का अत्याचार, द टिरनी ऑफ एम्बिग्विटी। हमें जवाबों की इतनी जरूरत क्यों होती है? क्यों हम पता नहीं क्या हुआ के साथ डील नहीं कर पाते? इसके पीछे एक बेसिक ह्यूमन नीड है, जिसे साइकोलॉजी में नीड फॉर कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। आसान शब्दों में, हम सबको अधूरी कहानियां पसंद नहीं आती, है ना? बिल्कुल नहीं। दिमाग हमेशा लेकिन हुआ क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है। हमें चीजों को समझना, उन्हें एक लॉजिकल एंड देना पसंद है। अनसर्टेनिटी हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। गोस्टिंग हमें अनगिनत सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। क्या हुआ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या वो बस बिजी हैं? क्या हमारा कनेक्शन कभी रियल था भी? ये चीज रूमिनेशन को फ्यूल करती है। हाँ, वो चक्कर चलता रहता है दिमाग में। हाँ, वो ऑब्सेसिव रिपीटेटिव थॉट्स,
जिसमें हम सिचुएशन को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता। जैसे एक मूवी बीच में ही बंद हो गई और एंड पता ही न चले, दिमाग उसको खुद पूरा करने की कोशिश करता रहता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। ये ज़ायगार्निक इफेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि हमें इनकम्प्लीट टास्क्स या अधूरी चीजें पूरी हुई चीजों से ज्यादा याद रहती हैं और दिमाग में घूमती रहती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। गोस्टिंग एक ऐसी ही अधूरी कहानी बना देता है। हमारा ब्रेन एक नैरेटिव कोहेरेंस चाहता है, एक शुरुआत, एक मिडल और एक प्रॉपर एंड। राइट। गोस्टिंग इस पूरे स्ट्रक्चर को ही तोड़ देता है, जिससे एक कांस्टेंट मेंटल टेंशन बनी रहती है, क्योंकि ब्रेन उस मिसिंग एंड को, उस कंक्लूजन को खुद लिखने की कोशिश करता रहता है। और गेस करो, वो कंक्लूजन अक्सर क्या होता है? खुद पे ब्लेम, कि मुझ में ही कुछ कमी होगी, Right. या मैंने कुछ गलत किया। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं एट्रीब्यूशन एम्बिग्विटी। जब कोई क्लियर एक्सटर्नल रीजन नहीं मिलता कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, जैसे वो किसी और शहर मूव कर गए हैं या उनके लाइफ गोल्स अलग हैं, तो हम नेचुरली इंटरनल रीजंस अज्यूम करने लगते हैं। और ये रीजंस अक्सर स्टेबल और ग्लोबल होते हैं। यानी हम ये नहीं सोचते कि शायद मैंने उस दिन कुछ गलत कह दिया होगा, बल्कि हम सोचते हैं मैं शायद प्यार के लायक ही नहीं हूं, या मुझ में ही कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ओह गॉड। ये सेल्फ एस्टीम को, हमारे सेल्फ वर्थ को बहुत बुरी तरह हिट करता है। हाँ, ये तो है। जबकि क्लियर रिजेक्शन में भले ही वो बुरा लगे, अक्सर स्पेसिफिक रीजंस मिल जाते हैं। हम कंपैटिबल नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, जो हमारे कोर सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना डीपली नहीं तोड़ते। ये सुनने में ही कितना इंसल्टिंग लगता है ना, जैसे सामने वाले ने इतनी बेसिक कर्टसी भी नहीं दिखाई कि एक मैसेज ही कर देते। मतलब सीधी बात है, इज्जत वाली बात है ये तो। बिल्कुल। और ये हमें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले आता है कि गोस्टिंग कैसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और बेसिक रिस्पेक्ट का वायलेशन है। राइट। हर ह्यूमन इंटरेक्शन में, चाहे वो दोस्ती हो, रोमांस हो या प्रोफेशनल लाइफ, कुछ अनस्पोकन रूल्स होते हैं, कुछ अलिखित समझौते होते हैं कि हम एक दूसरे को फंडामेंटली रिस्पेक्ट करेंगे, कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे, और अगर रिश्ता खत्म करना है तो एक तरीके से करेंगे, एक क्लोजर देंगे। गोस्टिंग इन सब अग्रीमेंट्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि सामने वाले को अब इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये शो करता है कि उनके लिए आप इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि वो आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे सकें। हाँ, वो फील होता है। उनके लिए आप मिनिमम कंसिडरेशन के भी लायक नहीं हो। तो मतलब सीधा ना कहने में भी एक तरह की ऑनेस्टी और डिग्निटी है, जो गोस्टिंग में बिल्कुल गायब है, चाहे वो ना सुनने में कितना भी बुरा लगे। यस, एब्सोल्युटली। डायरेक्टनेस में, सीधी बात कहने में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है। ये एक्नॉलेज करता है कि दूसरा इंसान, चाहे कनेक्शन खत्म ही क्यों ना करना हो, ऑनेस्टी और क्लैरिटी डिजर्व करता है। से बात है। वर्कप्लेस में भी स्टडीज हुई हैं। लेऑफ्स पर जिन एम्प्लॉइज को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली बताया जाता है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, वो सिचुएशन से बेहतर कोप करते हैं, उनके कंपैरिजन में जिन्हें अचानक बिना रीजन बताए निकाल दिया जाता है, भले ही आउटकम दोनों का सेम हो। अच्छा। गोस्टिंग इस बेसिक डिग्निटी को डिनाई करता है। ये गोस्ट किए गए इंसान को ऐसा फील कराता है जैसे वो एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन या थोड़ी सी ऑनेस्टी या एक सिंपल क्लोजर के भी लायक नहीं है। उफ। ये जो रिस्पेक्ट का डिनायल है, ये कभी-कभी उस एक्चुअल रिलेशनशिप के लॉस से भी ज्यादा हमारे सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर सकता है। और फिर आती है वो उम्मीद की टॉर्चर, वो छोटी सी आवाज जो दिमाग के कोने में कहती रहती है, क्या पता बस बिजी होंगे, शायद फोन खराब हो गया हो। उफ, द टॉर्चर ऑफ होप। ये तो शायद सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग पार्ट है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर से कम नहीं। इसके पीछे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। वो क्या है? ये वही प्रिंसिपल है जिस पर स्लॉट मशीन्स काम करती हैं। आपको पता नहीं कब रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी आपको खेलते रहने पर मजबूर करती है। अच्छा, समझ गया। गोस्टिंग में भी यही होता है। कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई क्लियर एंड नहीं है, तो कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। मे बी टुडे दे विल टेक्स्ट, मे बी कल कुछ मैसेज आएगा। हाँ, वो उम्मीद। ये उम्मीद चाहे कितनी भी झूठी क्यों ना हो, हमें साइकोलॉजिकली हुक्ड रखती है। हम मैसेजेस चेक करते रहते हैं, ऑनलाइन स्टेटस देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। एक क्लियर रिजेक्शन इस उम्मीद को जल्दी खत्म कर देता है। थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन फिर ग्रीफ का प्रोसेस शुरू हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। गोस्टिंग हमें एक लिम्बो में फंसा देता है। तो ये अनसर्टेनिटी, ये पता नहीं, लिटरली एक टॉर्चर है, मतलब साइकोलॉजिकली यस। स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अनसर्टेन थ्रेट्स, जैसे पता ना हो कि मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा या सोल्जर्स को पता ना हो कि अटैक कब होगा, ये सर्टेन बुरी खबरों से ज्यादा स्ट्रेस पैदा करते हैं। ओके।
क्योंकि जब तक चीज क्लियर ना हो, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली व्हाट इफ सिनेरियोज में उलझा रहता है, आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। गोस्टिंग वही पैरालिसिस क्रिएट करता है। वेट करें, मूव ऑन करें, फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, गुस्सा करें, समझ ही नहीं आता क्या करें। बिल्कुल। क्लियर रिजेक्शन इस अनसर्टेनिटी को खत्म कर देता है। भले ही वो दर्दनाक हो, लेकिन वो कोपिंग मैकेनिज्म को किक स्टार्ट करने देता है। वो एक फुल स्टॉप लगा देता है। और इस सब का असर क्या फ्यूचर रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है? मतलब अगर किसी को गोस्ट किया गया हो तो क्या वो आगे के कनेक्शंस में भी स्ट्रगल करता है? अटैचमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल पड़ सकता है और अक्सर पड़ता है। अटैचमेंट थ्योरी हमें बताती है कि हमारे शुरुआती लाइफ एक्सपीरियंसेस, खासकर हमारे पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ, ये शेप करते हैं कि हम लाइफ पर रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें कैसा बिहेव करते हैं। गोस्टिंग एक तरह से अबैंडनमेंट के एक्सपीरियंस जैसा है। कोई आपकी लाइफ से अचानक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चला गया। हाँ। ये एक्सपीरियंस उन लोगों में जिनका अटैचमेंट स्टाइल पहले से एंग्शियस है, जिन्हें हमेशा छोड़ दिए जाने का डर रहता है, उनके फियर्स को और बढ़ा सकता है। या जिनका अवॉइडेंस स्टाइल है, जो क्लोजनेस से डरते हैं, उनके इस बिलीफ को रीइंफोर्स कर सकता है कि देखा, लोग अनरिलायबल होते हैं, ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो पिछले एक्सपीरियंसेस इसमें ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ, फिर से वही पैटर्न फील होता है। हाँ, और ये सिर्फ उन्हीं को नहीं जिनके पहले से इश्यूज हैं, ये उन लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है जिनका पहले से सिक्योर अटैचमेंट रहा हो। गोस्टिंग ये सिखाता है कि लोग बिना वार्निंग के गायब हो सकते हैं, केयर और अफेक्शन के एक्सप्रेशंस मीनिंगलेस हो सकते हैं, और किसी रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ओह नो। इसके बाद लोग हाइपर विजिलेंट हो सकते हैं। हाइपर विजिलेंट मतलब नेक्स्ट टाइम बंदा हर छोटी चीज को लेकर परेशान हो जाएगा। जैसे अगर पार्टनर ने टेक्स्ट का रिप्लाई 1 घंटे में नहीं किया तो टेंशन शुरू। एग्जैक्टली वो हाइपर विजिलेंस डेवलप कर सकते हैं। कॉन्स्टेंटली अबैंडनमेंट के साइन सर्च करना, छोटी कम्युनिकेशन डिलेज को ओवर इंटरप्रेट करना, ओनो दे आर लूजिंग इंटरेस्ट, पार्टनर के कमिटमेंट पर या उनकी फीलिंग्स की सिंसेरिटी पर ट्रस्ट करने में स्ट्रगल करना। क्लियर रिजेक्शन आमतौर पर ऐसी जनरल फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी पैदा नहीं करती। वो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप का एंड होता है, न कि सभी रिलेशनशिप्स के पोटेंशियल खतरे का सिग्नल। गोस्टिंग वो ट्रस्ट तोड़ देता है। इसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है? क्या ये कहना सही है कि मॉडर्न टेक ने गोस्टिंग को बहुत आसान बना दिया है? अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले के जमाने में अगर किसी से कनेक्शन तोड़ना था तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करना पड़ता था, या कम से कम फोन पर बात करनी पड़ती थी, जो थोड़ा मुश्किल था, ऑकवर्ड था। हाँ, वो कॉन्फ्रंटेशन। हाँ, अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। टेक्सटिंग, डीएम्स, आप रिस्पॉन्स डिले कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। किसी को ब्लॉक करना, अनफॉलो करना 2 क्लिक्स का काम है। ट्रू। बटन दबाया, बंदा गायब। साइलेंटली कनेक्शन तोड़ने का जो सोशल या इमोशनल बैरियर था, वो बहुत नीचे आ गया है। टेक्नोलॉजी ने इसको फैसिलिटेट भी किया है और शायद काफी हद तक नॉर्मलाइज भी कर दिया है। और फिर उनको ऑनलाइन एक्टिव देखना, उनके पोस्ट्स, उनकी स्टोरीज, जबकि वो तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, वो तो जैसे जले पे नमक छिड़कना हुआ। हाँ, वो एक अलग लेवल का दर्द है। सोशल मीडिया डिजिटल ब्रेड क्रम्स प्रोवाइड करता है। घोस्ट करने वाले को ऑनलाइन एक्टिव देखना, लाइफ एंजॉय करते हुए देखना, ये इस बात को और पेनफुल तरीके से क्लियर कर देता है कि उनका साइलेंस उनकी चॉइस है, कोई मजबूरी नहीं। बिल्कुल। वो आपसे बात कर सकते हैं पर वो कर नहीं रहे हैं। साथ ही पुराने कॉन्वर्जेशंस, फोटोज, वो सब इजीली एक्सेसिबल होते हैं आपके फोन में, जो उस इमोशनल डिटैचमेंट को, उस मूव ऑन करने के प्रोसेस को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। ओके, तो ये सब सुनकर ये तो क्लियर है कि गोस्टिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हम दोनों के पेन को कंपेयर करें, रिजेक्शन वर्सेस गोस्टिंग, तो फाइनली इसका क्या मतलब निकलता है? गोस्टिंग सच में वर्स क्यों है? इसको समराइज कैसे करेंगे? इसलिए क्योंकि ये एक साथ कई जख्म देता है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेन इन्फ्लिक्ट करता है। सोचो, एक्सप्लिसिट रिजेक्शन प्राइमरीली एक ही बड़ा वुंड देता है, वो स्पेसिफिक कनेक्शन का लॉस। हाँ, दुख होता है, ईगो हर्ट होती है, लेकिन रीजन यूजुअली पता होता है। लेकिन गोस्टिंग ये एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक जैसा है। एक पहला जख्म तो वही है रिलेशनशिप का लॉस, ये रिजेक्शन में भी होता है। ओके। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट और डिग्निटी का वायोलेशन। आपको फील कराया जाता है कि आप एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के भी लायक नहीं हो। ये गोस्टिंग में बहुत स्ट्रांग होता है। तीसरा, अनसर्टेनिटी का कॉग्निटिव टॉर्चर। वो पता नहीं क्यों हुआ वाला कांस्टेंट मेंटल लूप, ये गोस्टिंग का कोर है। चौथा, क्लोजर न मिल पाना, वो अधूरी कहानी वाली फीलिंग, ये गोस्टिंग की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। राइट। पांचवा,
एम्बिग्यूअस एट्रीब्यूशन से सेल्फ कॉन्सेप्ट को खतरा, खुद को फंडामेंटली फ्लॉड समझने लगना, गोस्टिंग में ये रिस्क ज्यादा है। 6. छठा, झूठी होप जो ग्रीफ प्रोसेस को रोक देती है, वो शायद वापस आ जाए वाला लिम्बो, गोस्टिंग का फीचर। 7वां, ट्रस्ट का वायलेशन जो फ्यूचर रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकता है। आगे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, घोस्टिंग में ये ज्यादा कॉमन है। इतने सारे लेयर्स। हाँ, तो ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेन है जो एक साथ काम करते हैं, इसलिए ये इतना डेवेस्टेटिंग हो सकता है और इसीलिए इससे रिकवर करना भी मुश्किल होता है। हाँ, सेंस बनता है। रिजेक्शन का एक रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल ग्रीफ पाथ होता है, शॉक, एंगर, सैडनेस, एक्सेप्टेंस। गोस्टिंग लोगों को डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग के लूप्स में फंसा सकता है क्योंकि सिचुएशन क्लियर ही नहीं है। स्टडीज भी इसको बैक करती हैं। ये दिखाती हैं कि गोस्टिंग सेल्फ एस्टीम को सिग्निफिकेंटली ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपेयर टू डायरेक्ट रिजेक्शन। तो ये सब के लिए सेम नहीं होता होगा, राइट? कुछ लोग शायद इससे ज्यादा डीपली फील करते होंगे, जैसे उनकी पर्सनालिटी या पास्ट एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता होगा। हाँ, ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग इसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसे जिनका अटैचमेंट स्टाइल पहले से एंग्शियस है, जिन्हें अबैंडनमेंट का डर ज्यादा होता है, या जिन्हें कॉग्निटिव क्लोजर की हाई नीड है, जिन्हें अनसर्टेनिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, या जिनका पास्ट ट्रॉमा का हिस्ट्री है, जैसे पहले भी किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया हो। ये पुराने जख्मों को रिएक्टिवेट कर सकता है। ओके, तो अगर किसी को गोस्ट किया गया है और वो इस सब पेन से गुजर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? इससे कोप करने की कुछ स्ट्रैटेजीज? क्योंकि एक्सटर्नल क्लोजर तो मिलने से रहा, शायद वो तो सामने वाला ही दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि आपको इंटरनल क्लोजर क्रिएट करने पर फोकस करना होगा। एक्सटर्नल क्लोजर यानी सामने वाले से एक्सप्लेनेशन मिलना, वो शायद कभी ना मिले और उसके इंतजार में रहना सिर्फ आपको और हर्ट करेगा। सही है। तो इंटरनल क्लोजर कैसे बनाएं? 1. सबसे पहले अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। ये एक्सेप्ट करना कि आपको शायद कभी क्यों का जवाब ना मिले, और ये समझना कि उनका ये बिहेवियर उनके बारे में ज्यादा बताता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के बारे में, आपकी वैल्यू के बारे में कम। ये अच्छा पॉइंट है, फोकस शिफ्ट करना। 2. अपनी स्टोरी का एंड खुद लिखना, मेंटली या डायरी में लिखकर डिसाइड करना कि ये चैप्टर अब क्लोज हो गया है। आपको उनके परमिशन की जरूरत नहीं है इसे एंड करने के लिए। ओके। 3. इस एक्सपीरियंस से मीनिंग निकालने की कोशिश करें। क्या सीखा आपने अपने बारे में, रिलेशनशिप्स में आपको क्या चाहिए, रेड फ्लैग्स क्या हैं? हर एक्सपीरियंस कुछ सिखा सकता है। ट्रू। 4. एक्टिवली डिसाइड करना कि ये खत्म हो गया है। पैसिव विक्टिम बने रहने के बजाय एक एक्टिव चॉइस लेना कि मैं अब इससे आगे बढ़ रही हूं। कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। राइट, टेकिंग बैक कंट्रोल। इसके अलावा सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 1. रीजन को एक्सटर्नलाइज करें। जब वो नेगेटिव सेल्फ टॉक आए ना कि मुझ में कमी है, उसको चैलेंज करें। सोचें कि उनका इशू था, मेरी वैल्यू कम नहीं हुई। हाँ, खुद को बचाना। 2. अपने सपोर्ट सिस्टम से बात करें, दोस्त, फैमिली, जो आपको आपकी वर्थ याद दिला सकें। 3. सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। खुद के साथ वैसी ही काइंडनेस दिखाइए जैसी आप किसी दोस्त के साथ दिखाते जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता। बी काइंड टू योरसेल्फ, इंपॉर्टेंट है। और फाइनली, इमोशंस को प्रोसेस करना। 1. अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। गुस्सा, दुख, कंफ्यूजन जो भी है, उसे फील करने दें बिना जजमेंट के। जज नहीं करना। 2. रुमिनेशन को लिमिट करें। एक टाइम फिक्स कर लें सोचने का, उसके बाद कॉन्शियसली अपना ध्यान कहीं और लगाएं। 3. इमोशंस को एक्सप्रेस करें, किसी से बात करके, लिखकर या आर्ट के थ्रू। 4. फिजिकल रिलीज भी हेल्प करता है, एक्सरसाइज, वॉक, डांस। ये काफी हेल्पफुल स्ट्रैटेजीज हैं। बेसिकली कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है और खुद का ख्याल रखना है। अच्छा, और उन लोगों के लिए एक आखिरी बात जो गोस्ट करते हैं, अक्सर लोग शायद कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए या सामने वाले को हर्ट न करने की इंटेंशन से करते होंगे, उनके पर्सपेक्टिव से क्या? हाँ, ये कॉमन रीजंस हैं। लोग कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं, उन्हें लगता है सीधा मना करना ज्यादा हर्ट करेगा, या उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बोले। लेकिन इस पूरी डिस्कशन से हमने जो समझा है कि घोस्टिंग कितना डैमेजिंग हो सकता है, हाँ, ये कम्युनिकेशन की एथिकल जरूरत पर जोर देता है। वो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट जो एक क्लियर मैसेज भेजने में होती है, चाहे वो कितना भी ब्रीफ क्यों ना हो, जैसे हे इट वाज नाइस गेटिंग टू नो यू बट आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल रोमांटिकली, विश यू द बेस्ट। एक सिंपल मैसेज। हाँ, ये उस लंबे और डीप सफरिंग से बहुत कम है जो घोस्टिंग कॉज करता है। वो मैसेज सामने वाले को रिस्पेक्ट और क्लोजर देता है। सही बात। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, सेफ्टी।
अगर कोई पर्सन अब्यूसिव है, थ्रेटनिंग है, आपको अनसेफ फील करा रहा है, तो घोस्टिंग बिल्कुल जरूरी है और जस्टिफाइड है। एब्सोल्युटली, सेफ्टी फर्स्ट। वहां आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, कोई एक्सप्लेनेशन की ऑब्लिगेशन नहीं है। और शायद बहुत ही शॉर्ट कैजुअल इंटरैक्शंस के लिए, जैसे डेटिंग ऐप पर एक दो मैसेज एक्सचेंज हुए, भी एक्सप्लिसिट रिजेक्शन उतना जरूरी ना हो। लेकिन जैसे ही एक रियल कनेक्शन बन जाता है, थोड़ी भी डेप्थ आ जाती है, तो क्लैरिटी देना, भले ही वो मुश्किल लगे, ज्यादा रिस्पेक्टफुल और अल्टीमेटली काइंड तरीका है। तो इन शॉर्ट ये साफ है, गोस्टिंग का दर्द सिर्फ हमारी ओवर सेंसिटिविटी नहीं है, इसके पीछे रियल साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं। ये जो एम्बिग्युइटी है, क्लोजर की कमी है, डिसरिस्पेक्ट का एहसास है, ये सब मिलकर इसको एक क्लियर नहीं से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेनफुल बना देते हैं। एग्जैक्टली और इस पूरी बात को समझना, आई थिंक उस एक्सपीरियंस को वैलिडेट करता है जो लोग गोस्ट होने पर फील करते हैं। उन्हें लगता है, क्या मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं? पर नहीं, आपका पेन रियल है। हाँ, ये वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ ये हम सबको याद दिलाता है कि क्लियर, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है, भले ही वो कॉन्वर्सेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। क्लैरिटी, इवन इफ पेनफुल इन द मोमेंट, अल्टीमेटली एक ज्यादा काइंड और मैच्योर चीज है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि जब हम किसी कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए साइलेंस चूज करते हैं, तो हम अनजाने में सामने वाले के लिए कितना बड़ा इमोशनल बोझ क्रिएट कर देते हैं। शायद अगली बार हम ये याद रखें। एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, जैसे जैसे ये डिजिटल साइलेंस नॉर्मल होता जा रहा है, क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, जहां मुश्किल कॉन्वर्सेशन से भागना आसान हो गया है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा हमारे रिश्तों पर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा, पर इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, डिस्कशन। For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!